देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमें पढ़ना है आज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से फजर हुई है सिविलाइजेशन की, डॉन है ना बिगिनिंग, जब से हुई है। जब दिन सुबह होता है, सुबह क्या होती है, पहले डॉन ही आती है ना, जब दिन स्टार्ट होता है सुबह पहले क्या आता है, सुबह। तो वैसे ही इसने यहाँ पे लिखा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन बनी है, उसकी सुबह से, उसकी बिगिनिंग से ही, देर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। ठीक है, इसको किया गया था क्या, इंस्टिंक्टिवली डन, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for our own use। ठीक है, देखिए इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होता है, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट, हम बोलते हैं ना कि जो खुदा का तस्वुर है वो इंस्टिंक्चुअल होता है। क्या होता है, इंस्टिंक्चुअल, यानी कि आप कोई चीज़ करते हो विदाउट थिंकिंग, मतलब आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन आपको जो अंदर की एक इंटेंस फीलिंग आ रही होती है आपको अंदर से, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है डीप फीलिंग जो अंदर से इंसान को आ जाती है। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वो रैशनल होगी, लेकिन डीप फीलिंग होती है। ठीक है, इंस्टिंक्ट जो उसको बोलते हैं, तो जो होता है नेचुरली विदाउट थिंकिंग या विदाउट लर्निंग, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग एनी क्राइटेरिया, की गई थी क्लासिफिकेशन दैट वाज साइंटिफिक, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, साइंटिफिक क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन क्या, बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर फॉर आवर ओन यूज। जब लगा कि हमें ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, तब जाके लोगों ने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की थी, ना कि साइंटिफिक वे में। इस वे में की नीड थी। तो आपने ये नाम सुना होगा, एरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे, जो ना एरिस्टोटल, ये पैदा हुआ था 384 के अंदर, और ये मर गया था 322 बीसी के अंदर, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। 384 ईयर्स पहले ये पैदा हुआ था, और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ही 322 ईयर्स पहले ये मर गया था। कौन, एरिस्टोटल। ये एक फिलोसोफर भी था, और ये एक साइंटिस्ट भी था। इसने दिया एक कंसेप्ट ना फिलोसफी में, वो छोड़िए, अब क्या करूँगा उसको, हम फिलहाल साइंस पढ़ रहे। साइंटिस्ट भी था ये, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट, वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, जो इसने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, जो स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी, तो क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। अब देखिए, ये चीज़ को याद रखना है, ये तो पता ही है, इनटू ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स की में से डिवाइड कर दिया। अब ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं लंबे लंबे जो होते हैं प्लांट्स, जिनमें वुडी ट्रंक होता है। ठीक है, जो बड़े से होते हैं। ठीक है, और शर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स का मतलब होता है, जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल, फ्लावर का जो पेड़ होता है वो क्या होता है ना, शर्ब होता है वो। यानी कि शर्ब का मतलब होता है जो स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, जिनका वुडी प्लांट्स होते हैं, जिनके मल्टीपल स्टेम्स हो सकते हैं। ठीक है, शर्ब्स के मल्टीपल स्टेम्स हो सकते हैं, जैसे रोज़ की एग्जांपल इसमें आती है, या हिबिस्कस की एग्जांपल इसमें आ जाती है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शर्व्स में एग्जांपल क्या आती है, रोज प्लांट की एग्जांपल आती है, और हिबिस्कस की एग्जांपल आती है। जो कांटे वाटे इसको होते हैं, छोटे से जो होते हैं, उतना वुडी ट्रंक नहीं होता है उनका। ऐसे ही हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स मतलब आमतौर पर मेडिसिनल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। मतलब वो प्लांट जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, नॉन वुडी स्टेम जिनका होता है, वुडी स्टेम नहीं होता है बल्कि उनका नॉन वुडी स्टेम होता है, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हर्ब्स के अंदर नॉन वुडी स्टेम होता है। ठीक है, जिनको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग के लिए ना, फ्लेवर डालने के लिए, या जिनको हम मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। फ्रेगनेंस आप याद रखिए, आप याद रखिए इसे मेडिसिन और फ्लेवरिंग। एग्जाम्पल दीजिए कोई, शाबाश, हर्ब की एग्जाम्पल बताइए, बहुत आसान एग्जाम्पल है, मिंट, या कोरिएंडर, दाने वाला ना, कोरिएंडर, दाने वाली, या ये क्या इसको बोलते हैं, पुदीना, मिंट। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। मतलब होते हैं शर्ब्स, ना होते हैं वो ट्रीज, बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं वो, सॉफ्ट
नॉन वुडी स्टेम उनका होता है, वुडी स्टेम उनका नहीं होता है, उनको बोलते हैं हर्ब्स। तो एरिस्टोटल था पहला इंसान जिसे साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन दी थी। उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे क्लासिफाई किया प्लांट्स को, ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में, है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स जो क्लासिफिकेशन है, इट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स into two groups उसने, ठीक है, those which had red blood cells and those that did not। एरिस्टोटल साहब ने एक और क्लासिफिकेशन दी कि उसने डिवाइड किया एनिमल्स को, किनको, प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को। अ, इसके अंदर के कुछ जो थे उनमें से वो थे रेड ब्लड सेल्स उनमें थी, और कुछ में रेड ब्लड नहीं था। कुछ में रेड ब्लड था, कुछ में रेड ब्लड नहीं था। अच्छा, इन लिनियस टाइम, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, कार्लस लिनियस साहब, जिसने अपनी किताब सिस्टम ऑन नेचुरा के अंदर लिखा था वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पिछली बार हमने पढ़ा था। तो वही यहाँ पे लिखा है लिनियस साहब के बारे में, जो कार्लस लिनियस साहब थे। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, उसको मिटाते हैं पहले। देखिए, देखिए, जो कार्लस लिनियस साहब थे, कार्लस लिनियस, यहाँ लिखेंगे। वो कब आए थे? वो आए थे 1707, पैदा हुए थे वो। उसको क्या हो रहा है, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, 1707 के अंदर कार्लस लिनियस साहब पैदा हुए थे, और वो मर गए थे 1778 के अंदर, ठीक है। तो 18 सेंचुरी में आए थे। 18 सेंचुरी है ना ये, 18 सेंचुरी में इनको कहा जाता था। 18 सेंचुरी, स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, स्वीडिश, स्वीडन के थे साइंटिस्ट। तो इन्होंने, इनको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? वो है कार्लस लिनियस साहब, ठीक है, जिसने दिया था क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम जहाँ पे दिए जाते, वो पढ़ लिया था हमने। तो वो पढ़ा था हमने। अच्छा, इसी लिनियस साहब ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम है ना, प्लांट, प्लांट एक किंगडम और एनिमलिया किंगडम, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम, प्लांट है और किंगडम एनिमलिया के बारे में इसने कहा था। तो were developed that included all the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. इस सिस्टम ने डिस्टिंग्विश नहीं किया था बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ लिया होगा शायद 9th क्लास में, 10th क्लास में। आप लिखिए शॉर्ट में, यूकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे सेल्स होती है, वैसे ऑर्गेनिजम्स होती है जिनके सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जिनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, है ना। ऑर्गेनल्स जो होती है, और जो इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बाकी बाकी वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। तो यूकैरियोट्स, जैसे हम ह्यूमंस के हैं, वी आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। अब जो प्रोकैरियोट्स है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की एग्जांपल लेंगे, उनमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो डीएनए होता है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। जो वहाँ पे डीएनए होता है वो फ्लोट कर रहा होता है फ्रीली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आती है बैक्टीरिया की एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स में। तो ऐसी, द सिस्टम द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। कार्लस लिनियस साहब के जो सिस्टम था प्लांटी और एनिमलिया को डिवाइड करने का, उसमें उन्होंने नहीं देखा कि फ़र्क क्या है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। फ़र्क क्या है बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके पास खाली एक सेल होती है, उसके पास मल्टीपल सेल्स होती है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे, जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई जो होती, फंगाई जो होता है, फंजाई जो होता है वो अपना खाना नहीं बनाता है खुद ही, वो होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। वो सैप्रोफाइट्स होते हैं या कुछ और हो सकते हैं वो, लेकिन
यहाँ पे समझना है कि जो ग्रीन अलगी होता है वो अपना खाना खुद ही बनाता है, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई होते हैं वो अपना खाना खुद ही नहीं बनाते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये। Classification of organisms into plants and animals was was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ऐसा लग रहा था इजी ना, प्लांट और एनिमलिया कर दिया, खत्म मसला। किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमलिया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, ना ही वो प्लांट्स में फॉल कर रहे थे और ना ही वो एनिमल्स में फॉल कर रहे थे। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ये लगा गया कि ये इनएडिक्वेट है, ये पूरा मतलब नहीं दे रहा है, ये हमें पूरा कॉम्प्रहेंशन नहीं दे रहा है, पूरी क्लासिफिकेशन नहीं हो रही है, क्लासिफिकेशन मेथोडोलॉजी है ये इनएडिक्वेट है, ये एडिक्वेट नहीं है। Besides gross morphology, besides gross morphology, uh, a need was also felt for including other characteristics like cell structure. अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, इसके बगैर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बगैर, बिसाइड्स मतलब कहने से यहाँ पे सेल की कैरेक्टरिस्टिक, सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखना, नेचर ऑफ वॉल देखना, जो सेल वॉल होता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाते कैसे है, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, हेटरोट्रॉफिक है, वो सब पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने। हैबिटेट कैसा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनकी कैसी है, उनका उनका कोई कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर भी कहा गया कि क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, ठीक है, ऐसा हो जाता है हर जो है इल्म के अंदर, विद टाइम एवोल्यूशन हो जाता है, हर चीज़ में चेंज आ जाती है विद टाइम, ठीक है। Though plants and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. ठीक है, ऐसा होता गया, चेंज होता गया। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. ठीक है, number and nature of other kingdoms, ठीक है, हम देखेंगे वो 5 kingdom classification हम आगे पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट इसमें एवोल्यूशन हुआ है, इसमें चेंज आ गई है, क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इनएडिक्वेट नॉलेज है, ठीक है, हम इसी कम नॉलेज की बुनियाद पे दे रहे हैं ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमें आगे और नॉलेज मिल रही है। अब क्या हो रहा है, अब जो हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट होती जा रही है। तो वही हम पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, स्टार्टिंग में था ना वो, ऐसे ऐसे थॉमस का मॉडल, फिर होता गया इवॉल्व, कैसे कैसे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उतना इंसान जो है वो इवॉल्व कर पाता है अपने सब्जेक्ट को, उतना उसमें अंडरस्टैंडिंग, जितना हमें कॉम्प्रहेंशन बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जितनी नॉलेज बढ़ जाती है उतना हम अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। मैं तेज़ बोलता हूँ, शायद आहिस्ता बोलना चाहिए। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है वल्लाह, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन ये समझ रहे हैं, जिसको ये याद रह गया ना उसको पूरा चैप्टर याद रहेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। लेकिन ये याद नहीं रहता इंसान को अच्छे से, कोशिश करनी है फिर भी। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ये चीज़, देखिए, R H विटाकर साहब, ये नाम याद रखना है, R.H. विटाकर, 1969। R.H. विटाकर साहब ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्लस लिनियस साहब ने कहा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी एनिमलिया सिंपली। लेकिन विटाकर साहब ने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे 5 किंगडम्स लाए, ठीक है। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम नेम्ड, अब करिए याद 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांटे एनिमेलिया याद था हमें, अब 3 और आ गए, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एनिमेलिया। करिए याद, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर के बारे में इसने बुनियाद थी इस पी क्लासिफिकेशन पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसी है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है, मैं तो यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनकी कैसी है। आप समझ रहे, इनकी जो एवोल्यूशन रिलेशनशिप है वो कैसी है, उस बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था R H विटाकर साहब ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टेबल 2.1 हम पढ़ेंगे, गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। कंपैरेटिव अकाउंट क्या होता है, कंपेयर करना, जिसे हम बोलते हैं
कोई इंसान पढ़ता है कंपेरेटिव रिलीजन, वो पढ़ता है सारे रिलीजन, फिर वो कंपेयर करता है सही कौन सा है। उसको बोलते हैं अरबी या उर्दू के अंदर तकाबुल अदियान, तकाबुल अदियान बोलते हैं उसको, कंपेरेटिव रिलीजन को पढ़ना। तो वैसे कंपेरेटिव अकाउंट क्या होता है, कंपेयर करेंगे हम इन पांचों को, इनमें डिफरेंसेस क्या है जिसकी बुनियाद पे उनको हमने क्लासिफाई कर दिया है। ये देखिए आप, ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। पहले समझना टेबल कैसे बन गया है। यहाँ पे लिखे कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स ने पहले दिया है सेल टाइप, क्योंकि हमने कहा ना कि जो आर एच विटाकर साहब की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्राइटेरिया उसने लिया है, उसने वो लिया है सेल टाइप क्या होगी उसकी, सेल वॉल कैसा उसका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा उसका होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसकी कैसी होगी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। ये क्राइटेरिया था, ये कैरेक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई फाइव किंगडम के अंदर। अब वो पांच किंगडम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, ऐसी फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। पहले ही बहुत आसान है, देखिए। सिर्फ और सिर्फ जो मोनेरा है ना, आप रखिए याद, वो प्रोकैरियोटिक है। मैंने आपसे अभी अभी कहा, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो बोलते हैं ना, प्रो, ये प्रो प्लेयर है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव शायद, हाँ। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डार्विन की सिंगल सेल थ्योरी यही बोलती है कि एवोल्यूशन जब हो गया तो पहले मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। आप समझ रहे? तो ये समझना है, क्योंकि नीचे पॉइंट एक आ गया था कि ऑन द बेस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये स्टिल थ्योरी है, मतलब पास में गए और देखा है कैसे क्या हो गया। इसको बोलते हैं थ्योरी, जो पूरा मतलब उसके पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होती। ये बात आपको समझ नहीं आएगी, छोड़िए इसको, फिर मैं बताऊंगा फिर भी। एम्पेरिकल का मतलब होता है टेस्ट बेस्ड एविडेंस। आप टेस्ट करते हो बराबर ऐसा ही हो गया होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन, हम बोलते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। जो टेस्ट बेस्ड होता है उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। तो ये एम्पेरिकल साइंस नहीं है। कौन सा वाला साइंस, थ्योरी वाला साइंस, वो एम्पेरिकल नहीं होता है, वो टेस्ट बेस्ड नहीं होता है। उसमें उतनी नेक्स्ट लेवल वाली सर्टेनिटी हमें नहीं मिल जाती है, ठीक है। इवन तो हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल देखिए। अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ से प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक, प्लांटे भी क्या है, यूकैरियोटिक, एनिमेलिया भी क्या है, यूकैरियोटिक। ये सारी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन सारी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आप सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में देखते हैं हम। बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसे बन जाता है, ध्यान से बात सुनिएगा। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है, वो होता है नॉन सेल्यूलोसिक। क्या होता है, नॉन सेल्यूलोसिक। उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि वो बन गया होता है पॉलीसेकेराइड से प्लस अमीनो एसिड से। थोड़े नाम याद करने हैं। मैंने कहा कि जो मोनेरा होता है, उसमें सेल वॉल कैसे बन जाता है, उसमें सेल वॉल, सेल टाइप पता है, प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोसिक होता है, वो सेलुलोसिक नहीं होता है, वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बन गया होता है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये सवाल पैदा होता है। पॉलीसेकेराइड होता है तो होता क्या है? पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइंट टुगेदर। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल, जब वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। हमें ये पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर कुछ है वो शायद। फिलहाल अभी अब देखिए, ऐसे ही समझाने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा ही मुश्किल यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल याद करना है यहाँ पे चीज़ें। मैं लिखता हूँ, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट टुगेदर, उनको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसेकेराइड, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। इस पॉलीसेकेराइड में आपने शायद पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ एट नाइन्थ में, एग्जाम्पल क्या क्या आती है बताइए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना ये पढ़ना? अगर आप पढ़ेंगे ना रेफरेंस, वो इससे मुश्किल होती है। यहाँ पे टेबल बना के आराम से इंसान समझ पाएगा फिर भी, क्योंकि एक एक निकल रहा है क्लास से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रहेंगे क्लास में एंड तक, वो फिर वो आली हिम्मत वाले हैं, अज़म वाले हैं वो, डिटरमिन्ड पीपल है वो सारे। तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जो है, उसमें क्या आ जाता है, स्टार्च, है ना? सुना होगा आपने स्टार्च का नाम। ऐसी क्या होता है, ग्लाइकोजन। ऐसी क्या होता है,
सेलुलोस, देखिए सेलुलोस भी क्या होता है, वो पॉलीसेकेराइड में आ जाता है। ऐसे ही काइटिन। अब आप बोलेंगे अगर सेलुलोस जो है ना वो आता है किसमें, पॉलीसेकेराइड्स में, तो यहाँ पे क्यों लिखा है नॉन सेलुलोसिक होता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड होता है ना वो इससे मुराद क्या होता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे होता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अगर समझ नहीं आएगा मैं ऐसी बोल रहा हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ताकि याद रहेगा, पहले से ही मैं लिखूंगा फिर भी यहाँ पे, वरना जितना लिखा है किताब वाले उतना काफी है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बन जाता है सेल वॉल बैक्टीरिया का, मोनेरा का, जो कि नॉन, इन शॉर्ट अगर याद के, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है वो होता है नॉन सेलुलोसिक, वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बोलते हैं प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। अब जो फंजाई होता है, फंजाई, उसमें होता है सेल वॉल प्रेजेंट विद काइटिन, क्या होता है, विद काइटिन, यहाँ पे आ गया। अभी पढ़ा हमने काइटिन क्या होता है, काइटिन यहाँ पे है ना, काइटिन देखिए, काइटिन क्या होता है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड ही होता है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ही होता है काइटिन। फंजाई जिससे का जिससे बन जाता है क्या, सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई जो है वो काइटिन से बन जाता है, वो काइटिन से बन जाता है। ठीक है। एक बार समझिए कि आप 11th क्लास में चढ़ गए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। 10 टू 11 जो ट्रांजिशन होता है ये बड़ा ट्रांजिशन होता है मेरे हिसाब से। 11th क्लास ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू फिर बाद में बैचलर्स करना, मास्टर्स करना, कुछ मसला ही नहीं होता है सच में। सच्ची में अल्लाह की कसम, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है बाद में, कुछ मसला ही नहीं है। ये क्या मसला ही होता है, बीएससी एमएससी इंसान 10 दिन में कर लेता है। मतलब मैं पढ़ा था एग्जाम में 10 दिन तक, एंड के 10 दिन तक, फिर भी होता है एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई। लेकिन 11th क्लास 12th क्लास में बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। आप सोचते कि ये मुश्किल पढ़ा रहा है, मैं आसान पढ़ा रहा हूँ सच में। ये मुश्किल है ही तो करेंगे क्या, अपने हिसाब से मैं पूरा बेस तक जाता हूँ है ना। प्रोकैरियोट क्या होता है, नॉन सेलुलोसिक क्या होता है, फिर मैं अंदर भी जाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ये तो किताब मुश्किल है। आसान है वैसे, मुश्किल क्या है, बस याद करना है। फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ना लगता है मुश्किल, जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा ये मुझे लगा होगा मुश्किल, आज लगता है आसान क्योंकि पढ़ा है बहुत बार है ना। तो आप सोचिए कि हमें दोबारा पढ़ना है, रिविजन करना है, फिर खुद याद रहेगा उस टाइम पे। उसके बाद प्रेजेंट सेलुलोज यहाँ पे प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यहाँ पे जो प्लांटे के अंदर सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बन जाता है, वो भी क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड। इसलिए मैंने आपको ना क्लासिफिकेशन याद रखनी है कि पॉलीसेकेराइड जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें स्टार्च भी आता है, ग्लाइकोजन भी आता है, सेलुलोज भी आता है और काइटिन भी आता है। इस काइटिन से बन जाता है फंजाई का सेल वॉल, इस सेलुलोज से बन जाता है प्लांट प्लांट का सेल वॉल, ठीक है। और जो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स होते हैं, साथ में अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो इन शॉर्ट पेप्टिडोग्लाइकन से बन जाता है सेल वॉल बैक्टीरिया का। मैं फिर से बोलता हूँ, मोनेरा या बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो होता है नॉन सेलुलोसिक, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बन जाता है, या जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो का मतलब होता है जो प्रोटीन जहाँ पे होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स जब जमा हो जाते हैं प्रोटीन बनाते हैं, वो हमें आगे पढ़ना है, आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़ अभी फिलहाल। तो ये देखा हमने कि प्रोटिस्टस में प्रेजेंट इन सम होता है, और फंजाई में काइटिन प्रेजेंट होता है, उससे बन जाता है सेल वॉल, हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। और यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोसिक सेल वॉल, सॉरी मतलब इसमें ना प्लांटे में होता है सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट। और किंगडम एनिमलिया में, एनिमल्स के अंदर, हम इंसानों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सवाल आ सकता है ऐसा एग्जाम में, क्या एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। आप पता है कितना इंपॉर्टेंट, देखिए हमें नीचे पढ़ा है ना सब कुछ, ये सारा हमें यही पढ़, इसी को एक्सप्लेन करना नीचे तक, ठीक है। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो यहाँ पे लिखा गया है। टेबल से एक मार्क्स मिल जाते हैं, टेबल से, डायग्राम से। इतना कौन याद रखता है, एक एक लाइन कौन याद रखता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इंसान का दिमाग ऐसे ऐसे याद नहीं रखता है। कोई टेबल सामने होता है, इंसान एक बार पढ़ लेता है, याद रहता है। डायग्राम देखता है, एक डायग्राम में कभी कभी इतनी इंफॉर्मेशन जितना इंसान 10 पेज पे लिख सकता है कि नहीं। तो ऐसे इंसान पढ़ना चाहिए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बैक्टीरिया होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पे डीएनए फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है इनसाइड द सेल।
लेकिन जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंजाई प्रेजेंट होता है, प्लांटे प्रेजेंट होता है, एनिमलिया प्रेजेंट होता है। वहाँ पे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और वी कैन से मोनेरा। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। क्यों? समझना है क्यों का सवाल पैदा होता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स। तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं डेफिनेशन में सही कि यूकैरियोट्स का मतलब होता है जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद अब क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे बन जाती है। ये तो पता ही कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, खाली एक सेल प्रेजेंट होती है उसमें, तो इसको बोलते हैं सेलुलर। प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, सेलुलर। लेकिन जब फंजाई की बात करते हैं, फंजाई होता है मल्टी सेलुलर, वहाँ पे बहुत सारे सेल से फंजाई बन जाता है। एक सिंपल फंजाई की एग्जाम्पल क्या है, मशरूम होता है ना, मशरूम जो इंसान खाता है वो भी फंजाई होता है। हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिस, बेस्टोमाइसिस आगे पढ़ेंगे नीचे इस क्लासिफिकेशन में। आप रखे फिलहाल याद कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, वहाँ पे लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब पता नहीं कि जो सेल जब मिल जाती है वो क्या बनाती है, सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो पता ही है। तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं सेल्स प्रेजेंट होती है फंजाई के अंदर। और उसके बाद बन टिश्यू या ऑर्गन प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट्स के अंदर। पता ही है टिश्यू या ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट होता है। और हम एनिमल्स में, ह्यूमंस में या एनिमल्स में टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम भी बन जाता है ना। उसके बाद अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितना आसान था। बस ट्रिकी पार्ट यहाँ पे खाली ये था जो मैंने कहा, नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। नई नई टर्म्स लगती है मुश्किल, वरना मुश्किल दुनिया में कोई चीज़ होता नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मुश्किल इन दिस वर्ल्ड। मुश्किल मतलब क्या होता है, एक बार इंसान पढ़ा नहीं होता है वो, या वो चीज़ याद करना होता है, या वो चीज़ लेयर्ड होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेयर्ड होती है। पहले ये लेयर पार करनी पड़ती है, फिर यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर ये पार करना पड़ता है, फिर यहाँ पहुंच जाते हैं। इंसान बोलता है ओ उधर क्यों पहुंचेगा, छोड़ दो पहले से ही, करता है किताब बंद, है कि नहीं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये होती है लेयर्डनेस होती है, या इंटरकनेक्टेडनेस होती है, जिसकी वजह से फिर क्लास में जो पढ़ने आते हैं वो क्लास छोड़ देते हैं, कम से कम 4-5 छोड़ दिया क्लास उसके बाद ही। अब क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि 10th क्लास में मैंने पढ़ा होगा, ऑटो का मतलब होता है खुद करना, ट्रॉफिक खाना, जो खुद बनाते हैं अपना खाना। हेटेरो मतलब क्या हो गया, अदर्स। ट्रॉफिक खाना इनके जो डिपेंड होंगे ऑन अदर्स फॉर फूड, हमें पता थी ये। अब अगर हम मोनरा की बात करते, बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता क्या होता है, बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन या तो वो कीमोसिंथेटिकली अपना खाना बनाते। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब बनाना, केमिकल से अपना खाना बनाना, उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक होते हैं वो। या फोटोसिंथेटिक होते हैं वो, यानी कि फोटो क्या होता है, लाइट, सिंथेटिक मतलब बनाना, लाइट से अपना खाना बनाते हैं, या केमिकल से वो अपना खाना बनाते हैं। कौन कौन मैं बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, लेकिन बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। सिर्फ ऑटोट्रॉपिक नहीं बल्कि बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आती है सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज की। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया मतलब क्या होते हैं, जो फीड करते हैं ऑन डिकेइंग मैटर ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पलते होंगे, खाते होंगे, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो उसी पे होता होगा, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक, ठीक है। या पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो एज पैरासाइट जो होते हैं अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट जो होता है वो किसी होस्ट पे बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिशाम इंसान हूँ, मैं होस्ट हूँ, ठीक है। आसमान से आ गया मॉस्किटो, वो बैठ गया मेरे हाथ पे, अब वो मुझे कांटा मार रहा है, चुभा रहा है मुझे वो, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, मैं होस्ट हूँ, वो क्या है, पैरासाइट। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी कभी पैरासाइट की तरह काम करता है और अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन ले जाता है। तो उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, अगर वो डेड डिकिंग मैटर पे करता है। पैरासिटिक, अगर वो पैरासाइट की तरह होस्ट से अपने न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रॉपिक भी, इधर कीमोसिंथेटिकली और फोटोसिंथेटिकली। और बैक्टीरिया कैन ऑल्सो भी हेटेरोट्रॉफिक, वो होता है सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। समझ आ गया? ठीक, उसके बाद अब जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक
फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन वो कीमोसिंथेटिक नहीं होते। वो क्या होते हैं? खुद तो खाना बना दे लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट, नॉट केमिकल्स। केमिकल से कौन बनाता है? मोनेरा। अब देखना इस एक टेबल में कितनी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, आप अंदाजा करिए। और एक साथ मतलब एक कंपेरेटिव वे के अंदर से दिया है, ताकि आप याद कर पाएंगे। आप सवाल ऐसे ही आ सकते हैं ना, इस टेबल से सवाल आ जाएंगे डेफिनेटली 100%। आप अंदाजा करें ना कि अगर आपको सच में नीट करना हो, किसी को नीट करना होगा तो हाफ मार्क्स जो नीट में आते हैं 360, वो कहाँ से आते हैं? बायोलॉजी से ही। हाफ मार्क्स, दो किताबें पढ़ने खाली, दो किताबें रट्टे मार रहे हैं। जो जो हम पढ़ेंगे 2 साल में इंशाल्लाह आराम से दोनों किताबें। हम एक लाइन पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आपको सच में याद रहेगा ये सब कुछ, इतने तो डन है मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरे पर डिपेंड, ऐसे यहाँ पे थे हम। प्रोटिस्टा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक वो अपना खाना लाइट से बनाते हैं। एंड हेट्रोट्रॉपिक भी उनमें से कुछ हो सकते हैं, जो ऑन अदर्स डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। ऐसे ही फंजाई कैन ऑल्सो, फंजाई इज हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। वो या तो सैप्रोफिटिक होता है, अभी मैंने कहा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो रह सकता है, या तो पैरासिटिक होता है, सेम लाइक सम बैक्टीरिया। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। फंजाई इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। बट फंजाई इज नॉट ऑटोट्रॉपिक, समझ रहे हैं? फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाता है। उसके बाद हम जाएंगे आगे प्लांटे के अंदर। पता ही है प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऐसी एनिमल्स तो पता ही है हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम खाते हैं बाकियों को। तो हम हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हम या तो होलोजोइक होते हैं या तो सैप्रोफिटिक होते हैं। ह्यूमंस की एग्जांपल लेंगे, मैमल्स की एग्जांपल लेंगे, वी आर होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? जाना फुल हो जाता है पहले, इंजेशन इजेशन, फिर ऐसे ही डाइजेशन एक्सक्रीशन, पढ़ा होगा ना आपने इसमें क्लास 10th में, जो सब हो जाता है। न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फूड से, हमारे जो इंटेस्टाइन में हो जाता है वो सब, है ना? उसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ एनिमलिया में। खाली ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, एनिमल्स की बात हो रही है। कुछ एनिमल्स सेप्रोफिटिक होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। कितना आसान था ये? अब पता है हमारी गलती क्या होती है? हम सब गलती, मेरी गलती, आपकी गलती, हम क्यों नहीं समझ पाते चीज़ों को? क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं सही से बचपन से ही। जो क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ेगा ना अच्छे से, उसको ये सब पता होगी सच में। या 10th की, हम वो पढ़ते ही नहीं, आते 11th में। फिर 11th के पढ़ते ही नहीं है, फिर आते किस में, ग्रेजुएशन में, वो भी पढ़ते ही नहीं है। फिर कब पढ़ते? फिर पढ़ते एंड पे सारे। ये हम गलती करते हैं, हम पढ़ने में बहुत वीक होते हैं, हमें मानना चाहिए। हम सारे एकेडमिकली बहुत वीक है सही तौर से, और कंपटीशन बहुत हाई है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं ना, वैसे बहुत कम होते हैं। हमें चाहिए हम वैसे ही बन जाए। अच्छा, द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज क्या पढ़ा हमने? R H विडागर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। मैं समझता हूँ आहिस्ता भी, लेकिन हम जाएंगे ना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता, फिर किताब को लगेगा टाइम बहुत खत्म करने में। ऐसे हम पढ़ते दिन में लगभग 2-3 पेज, 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। कितना आसान है बायोलॉजी, आप खुद सोचिए। आप 4-5 मिनट लगेंगे बस इंशाल्लाह। लेकिन मैं शायद ज़्यादा पढ़ाता हूँ। द थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन proposed दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स। एक और चीज़ को हम बोलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम, जहाँ पे वो प्रपोज किया गया, जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किंगडम मोनेरा को। मोनेरा क्या होता है? बैक्टीरिया को, 2 डोमेन्स के अंदर, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। जहाँ पे थर्ड डोमेन में यूकैरियोट्स आ जाते हैं, मतलब अपनी मोनेरा जो है वो ना प्रोकैरियोट है कि नहीं? ऊपर देखिए, मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट। बाकी सब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, वो क्या है? यूकैरियोट, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इस मोनेरा को अलग निकालेंगे, प्रोटिस्टिस को, और यहाँ से रखेंगे यूकैरियोट्स अलग। अब यहाँ बोल रहा है कि मोनेरा को हम कर सकते हैं खुद डिवाइड 2 डोमेन्स के अंदर मोनेरा को। तो कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3, है ना? उसी को बोलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम, वो देखेंगे अभी। एंड देयर बाय ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसके बाद मतलब प्रपोज किया गया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल हायर क्लासेस, वो हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। लेकिन मैं आपको बोलूँगा अभी शॉर्ट में, ठीक है? वो क्या चीज़ है देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली बात, जो बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया, उनको हम डिवाइड करते हैं 2 चीज़ों के अंदर, ठीक है? एक तो होता है कि
उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। क्या? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। या एक और होता है, उसको बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? आर्ची बैक्टीरिया, ARCHAE बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे सफिक्स, प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है। प्रीफिक्स ना, यू और यहाँ पे क्या है, आर्ची। जो प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड किया है मैंने, इस EU का मतलब होता है ट्रू। क्या मतलब होता है? ट्रू, सच्चा बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और आर्ची का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? मतलब जो पुराने होंगे, ठीक है, ओल्ड, प्रिमिटिव वंस। बैक्टीरिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, तो पुराने ऑर्गेनिज्म, पहले ऑर्गेनिज्म से जो अर्थ पे थे। तो इन शॉर्ट, यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया। इतना को समझ में आओगे। एंशियंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं, या प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंशियंट। तो ये हमने मोनरा को डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, मोनरा यानी कि बैक्टीरिया को हमने डिवाइड कर दिया यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर। तो कितना हो गया? एक और दो, और तीसरा क्या हो गया? यूकैरियोट्स हो गया तीन। उसको बोलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। आया समझ ये चीज आपको? लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द थर्ड डोमेन, है ना। एक और चीज, देयर बाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब वो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। वो ना, यही चीज देखिए, देयर बाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या चीज है, देखिए। आप इन यूकैरियोट्स को खोलिए, आप यूकैरियोट्स को, उसमें क्या आती है? प्रोटिस्टा, और क्या? फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। कितने हो गए? चार, है कि नहीं? और मोनरा में कितने आने गिने गिने और दो, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। रुकिए मैं आपको समझाऊंगा ऊपर आराम से, देखिए। इसने यहाँ पे कहा कि हम हाई क्लास में पढ़ेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे तो फाइव आ रहा था, 1 2 3 4 5। हमने कहा वो सिक्स कैसे बन जाएगा? इस मोनेरा बैक्टीरिया को हम करेंगे डिवाइड और दो के अंदर, जहाँ पे हमने कहा यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, जो इस टाइम बैक्टीरिया है। और हमने कहा आर्ची बैक्टीरिया, ARCHAE स्पेलिंग है। आर्ची बैक्टीरिया का मतलब होता है पुराना बैक्टीरिया, या प्रिमिटिव बैक्टीरिया, या हम बोलेंगे क्या, एंशंट बैक्टीरिया। तो इस हिसाब से अगर ये दो गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वैसे हम कर सकते हैं। अगर हम मोनेरा को दो डोमेन्स के अंदर, यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। लेकिन मजा आता है पढ़ने में, बायोलॉजी पढ़ने में, बोर नहीं होते। अच्छा, let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. ठीक है, हम देखेंगे वो चीज़। Earlier classification systems included bacteria, blue green algae। ठीक है, ब्लू ग्रीन algae पता क्या होता है? वो बैक्टीरिया ही होता है। नाम क्या है? एल्गी, लेकिन ब्लू ग्रीन algae का मतलब होता है, उसको बोलते हैं ये साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। वो भी क्या होता है? बैक्टीरिया ही होता है। लगता है एल्गी, ब्लू ग्रीन algae algae होगा, नहीं। ब्लू ग्रीन algae is not an algae. ब्लू ग्रीन algae is a bacteria called as cyanobacteria। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे इस चैप्टर में ही। फंजाई, मोजस क्या होते हैं? वो प्लांट्स में होते हैं, मोजस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अंडर प्लांट्स, अब पता है मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर वो है प्लांट क्लासिफिकेशन, शायद प्लांट क्लासिफिकेशन नहीं है, प्लांट डाइवर्सिटी शायद है कुछ। उसमें हम पढ़ेंगे वही मोजस के बारे में, फर्न्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ये बहुत आसान है, ठीक है। ये नाम थोड़े से याद करने होते हैं ज़्यादा, वो सच बात है, नाम वगैरह यहाँ ज़्यादा होते हैं। बाकी तो आसान है, ये क्या है? ये देखिए, ये नाम। डर ये मत, ये नाम सब याद नहीं रहते इंसान को। किताब जब सारी इंसान पढ़ता है ना, तब जाके नाम याद रहते हैं, क्योंकि ये भी हो जाएंगे और रिपीटेड नाम आगे चैप्टर्स में, आप समझ रहे? तो डरना नहीं चाहिए कभी इंसान को, रेपुटेशन से याद हो जाता है खुद ब खुद। किताब लिखने वाला कोई अहमक नहीं होता, इसका दिमाग अच्छा होता है, उसको पता होती है किताब कैसे लिखनी है, जिससे